आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पे देश के दोनों सदन में संविधान के ऊपर दो दिन चर्चा हुआ है। अब वह चर्चा संपन्न हो चुका है। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में हुआ था और 16 और 17 दिसंबर को यानी कल संविधान पर चर्चा का आखिरी दिन था राज्यसभा में। जितना विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है संविधान के ऊपर, जिस प्रकार का तथ्य इस चर्चा के माध्यम से देश के लोगों के सामने आया है, जिसको कहीं न कहीं अब तक छुपा कर रखा गया था, इन तथ्यों को जानने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि शायद संविधान पर चर्चा का मांग करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने बहुत बड़ा भूल कर लिया। कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी को शायद इस बात का उम्मीद ही नहीं था कि संविधान के ऊपर सत्ता पक्ष के लोग इतना विस्तार पूर्वक चर्चा करेगा और इतनी गंभीरता से चर्चा करेगा। आज संविधान के ऊपर चर्चा का मांग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन उनके इस एजेंडा को जिस गंभीरता के साथ देश के दोनों सदन में सत्ता पक्ष के लोगों ने धराशायी किया है, उससे यह कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जिस झूठे नैरेटिव पे, जिस झूठी अफवाह फैलाकर संविधान के प्रति जो 99 का आंकड़ा पाया था कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने, और उस 99 के आंकड़ा का जो गर्मी था, वह गर्मी संविधान के ऊपर इन 4 दिनों के चर्चा ने पूरी तरह से शांत कर दिया। जी हाँ, जिस गर्मी के मारे लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेसी और कांग्रेस के चमचे चाटुकार फूले नहीं समा रहे थे, उनका वह गर्मी 4 दिनों के चर्चा ने पूरी तरह से शांत कर दिया। और जो कुछ भी बचा खुचा था वह कल राज्यसभा में अमित शाह जी ने एकदम बिल्कुल बराबर कर दिया है। सारा हिसाब किताब खत्म। जब से संविधान पे चर्चा शुरू हुआ, तब से ही आप सभी ने देखे होइएगा कि संविधान के ऊपर ना तो राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकल रहा है, ना ही प्रियंका के मुंह से कुछ निकल रहा है, और ना ही कांग्रेसी चमचे और चाटुकारों के मुंह से। सदन के पटल पे सत्ता पक्ष के लोग जिस तर्कों और तथ्यों को रख रहा है, जिन बातों को देश के सामने रख रहा है, उनमें से किसी भी बात को कोई भी विपक्षी नेता सांसद काटने का साहस नहीं कर पा रहा है। वो ये नहीं कह पा रहा है कि यह तर्क और तथ्य गलत है, ये झूठ बोला जा रहा है, गलत भ्रामक बातें बताया जा रहा है। राहुल गांधी को शायद लगा था कि हम संविधान पर चर्चा का मांग करेंगे और सरकार इससे पीछे हट जाएगी, वो तैयार नहीं होगा, और फिर मैं देश के सामने जाकर ये कहूंगा कि देखो सरकार संविधान विरोधी है। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि भाजपा के लोग संविधान विरोधी है, संविधान पर बात ही नहीं करना चाहता है। लेकिन भाजपा वालों ने जिस गंभीरता से संविधान के ऊपर बात किया है, उन्होंने ऐसा तर्क और तथ्य निकाल कर लाया जिसका जानकारी तो शायद अब तक राहुल गांधी को भी नहीं था। उसको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसे तथ्य और तर्क संविधान पर चर्चा के दौरान देश के सामने आ जाएंगे। संविधान पर चर्चा का मांग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक ऐसा उबला हुआ आलू साबित हुआ है जो उन्होंने भूलवश मुंह में रख तो लिया, लेकिन ना ही वो उसे निगल सकता है और ना ही उसे उगल सकता है। इस 4 दिन के चर्चा ने राहुल गांधी के दिमाग पर जो वो 99 वाला गर्मी चढ़ा था, राहुल गांधी के पालतू चमचे चाटुकारों के दिमाग पे जो गर्मी चढ़ा था, उस गर्मी को पूरी तरह से शांत कर दिया है। कल राज्यसभा में अमित शाह जी अपने जवाब में जिन बातों को रखा है देश के सामने, उन बातों को देश के लोगों को सुनना चाहिए। इस तरीके का चर्चा बहुत कम होता है। ऐसे सदन तो बना ही है चर्चा के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ वर्षों में मोदी विरोध की वजह से इस देश के महान सदन को राजनीति का वह अखाड़ा बना दिया गया है जहां पर शोर शराबे के अलावा और कुछ नहीं होता है। लेकिन इस चर्चा में हमको आपको यह देखने को, सुनने को, समझने को मिला है कि 75 वर्ष के संवैधानिक यात्रा में उस महान संविधान को राजनीतिक दलों ने, सत्ताधीशों ने किस प्रकार से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए बदलने का प्रयास किया है, एक तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। कल राज्यसभा में अमित शाह जी कह रहे थे कि इस देश में भाजपा ने कुल 16 साल तक शासन किया है, यानी कि अब तक 16 साल शासन कर चुका है वो, जिसमें 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जोड़ लिया उन्होंने कहा कि हमने 16 साल शासन किया, जिसमें 16 साल के इस यात्रा में हमने 22 बार संविधान में बदलाव किया, संशोधन किया, जबकि
कांग्रेस पार्टी ने 55 साल शासन किया और उसने 77 बार संविधान में बदलाव किया है। दोनों ही प्रमुख दलों ने, क्योंकि सत्ता में तो यही दो दल रहे हैं, तो दोनों ही दलों ने संविधान में बदलाव किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किस दल ने किस नियत से संविधान में बदलाव किया है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया है, यह जानना देश के लोगों को आवश्यक है। और यह बात सही है। उन्होंने कहा कि हम दोनों ही सरकारों के 4-4 संशोधनों को देश के सामने रखते हैं, तुलना करते हैं, जिससे दोनों का नियत स्पष्ट हो जाएगा कि इस सरकार ने किस नियत से संविधान में बदलाव किया, उनका उद्देश्य क्या था। अमित शाह जी ने कहा कि 1950 में संविधान लागू हुआ। 1950 में संविधान लागू होने के बाद 18 जून 1951 को इस देश में पहला संविधान संशोधन सदन के पटल पे लाया गया। जो संविधान कुछ ही महीने पहले लागू हुआ था, जिस संविधान को बड़े बड़े विद्वानों ने बनाया था, बड़े बड़े महान लोगों ने, महान स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर बनाया था, बड़े ही विचार विमर्श के बाद हर एक पहलू पे गहन चर्चा करके वो संविधान बना था। उस संविधान में पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में 18 जून 1951 को लाया सदन में, और वह संशोधन इस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार में कटौती करने के लिए था। इस देश के लोगों को, भारत के लोगों को जो अधिकार स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की आजादी का मिला था संविधान के द्वारा, उस अभिव्यक्ति की आजादी में कटौती करने के लिए पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर आया। लेकिन 24वां संशोधन 1971 में इंदिरा गांधी लेकर आई, और वह संशोधन भी इस भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों में कटौती का शक्ति संसद को दिलाना था, इस उद्देश्य के लिए आया। यानी कि पहला अभिव्यक्ति की आजादी का में कटौती और दूसरा मौलिक अधिकारों में कटौती। तीसरा संशोधन भी इंदिरा गांधी लेकर आई, तीसरी बार 39वां संशोधन। उस संशोधन के माध्यम से उन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाया, क्योंकि 1971 में इंदिरा गांधी जी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, अमान्य घोषित कर दिया था, उनका कुर्सी खतरे में था प्रधानमंत्री का। तो उन्होंने 39वां संशोधन लेके आया और उन्होंने उसके जरिए यह व्यवस्था किया, कोई भी अदालत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों के मामलों का जुडिशियल रिव्यू नहीं करेगा, इनके मामलों का अदालतें सुनवाई नहीं करेगा, इनके खिलाफ अगर कोई केस होता हो तो वह अदालत से बाहर होगा, यानी कि वो अदालत में नहीं जाएगा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। और उन्होंने उस संशोधन के जरिए यह व्यवस्था किया कि पूर्व में भी अगर किसी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, उपराष्ट्रपति बन जाता है, तो उसके ऊपर अगर कोई मुकदमा होगा तो वह मुकदमा भी समाप्त हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा अर्थ यह था कि सत्ता में जो रहेगा उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, जो पद पे रहेगा उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा। उन्होंने एक संशोधन और किया, जिस संशोधन के माध्यम से उन्होंने जो संवैधानिक व्यवस्था था लोकसभा और विधानसभा का 5 वर्षीय कार्यकाल, उस 5 वर्षीय कार्यकाल को बढ़ाकर 6 साल का कर दिया। यानी कि एक तरीके से गांधी नेहरू परिवार के लोगों ने संविधान को ऐसा समझ लिया था जैसे वह उनका नोटबुक है, जिसमें वह अपने मर्जी के हिसाब से जो चाहे वह लिख देंगी, कोई रोकने वाला नहीं है, किसी का कुछ सुनना नहीं, उनको जो अच्छा लगेगा वह उसमें लिख दिया और वह कानून बनी। उन्होंने और भी कई चीजें गिनाया, जिसमें 35 ये था। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर कोई कांग्रेसी यह साबित कर दे, बताए कि जिस 35A को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा लागू करवाया गया था, उस 35A पर सदन में चर्चा कब हुआ। ठीक है, आपने राष्ट्रपति के आदेश से उसे लागू करवा दिया, लेकिन बाद में भी आप नियम है संविधान के तहत कि आपको सदन में लाकर उस पर चर्चा करना है और उसको सदन से पास कराना है। आपने कब करवाया? नहीं करवाया। इसी प्रकार से उन्होंने एक और मुद्दे पे सवाल उठाया, जो श्रीलंका को एक द्वीप समूह इंदिरा गांधी ने दे दी थी, कच्चा द्वीप, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस संवैधानिक बदलाव के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत यह द्वीप समूह श्रीलंका को दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारे देश के संविधान में देश का जो भूभाग है उसको लेकर एक नियम है कि अगर किसी को भी कुछ देना है, अगर कोई समझौता किसी से करना है, तो वह संविधान के भाग 1 में, अनुच्छेद 1 में संशोधन के माध्यम से ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि आपने कच्चा द्वीप श्रीलंका को दे दिया, ठीक है, उस समय आपने दे दिया, क्या बाद में आपने कभी संविधान में संशोधन किया?
अनुच्छेद 1 में कोई संशोधन हुआ? नहीं हुआ। उन्होंने एक एक मुद्दे को लोगों के सामने रखा और उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी अवाक थी। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? यह जवाब क्यों नहीं था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो इतना काला है, ऐसे ऐसे कुकर्मों से भरा हुआ है जिसका खुलासा अगर देश के जनता के सामने सही से हो जाए तो इस देश का जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देना तो छोड़िए, अगर कांग्रेस के सिंबल पे कोई प्रत्याशी कहीं दिख जाएगा तो उसके जान का दुश्मन बन जाएगा। और इसीलिए अपने उसी कुकर्म को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही चमचे चाटुकारों और दरबारियों का गिरोह तैयार किया। उनको उसने पालना शुरू किया, जिसमें हर एक क्षेत्र का लोग हैं, बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी, पत्रकार, प्रोफेसर, इतिहासकार, हर तरह का लोग कांग्रेस पार्टी के उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। इनका काम ही यही था कि कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार के इन कुकर्मों को देश के जनता के सामने न जाने देना, उसको छिपा कर रखना, और अगर कोई चला भी गया तो उसमें इस तरीके का घालमेल कर देना, उसको इस तरीके से बदल देना, लोगों को ऐसे समझा देना जिससे उसके कुकर्म को भी लोग सदकर्म समझना शुरू कर देता था। और उसी के बदौलत कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक एक छत्र राज किया इस देश पर। जब से उनके द्वारा पाले गए चमचो चाटुकारों का पकड़ ढीली होना शुरू हुआ देश के जनता के ऊपर, जैसे जैसे देश में टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, लोगों तक सही खबर सही समय पर पहुंचना शुरू हुआ, उसी समय से कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व धीरे 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 खत्म होता चला गया और आज वह समाप्ति के कगार पे है। आज कांग्रेस का स्थिति ऐसा है कि जिस क्षेत्रीय दलों के साथ वह गठबंधन में है, वह उसके गठबंधन का साथी ही अब कांग्रेस को एक एक करके अपने अपने राज्यों से निपटाने लगी है, उनको खत्म करना शुरू कर दिया है। आप महाराष्ट्र के नतीजों को देखिए। महाराष्ट्र से बहुत ही चतुराई से शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों ने मिलकर कांग्रेस को निपटाया है। आप देख लीजिए नतीजा। अगर एक तरीके से आप विचार कीजिए तो आपको महाराष्ट्र में शिवसेना भी बची हुई है, एनसीपी भी बची हुई है। फर्क इतना है कि दोनों का नेतृत्व बदल गया है, लेकिन पार्टी तो है। लेकिन कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस का क्या हुआ? जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था वो नाना पटोले अपना चुनाव हार गया। वही स्थिति बिहार में भी होने जा रहा है। बिहार में अभी से ही लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव कांग्रेस को उनका औकात हैसियत दिखाना शुरू कर दिया है। वही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी, जो कि इंडी अलायंस का हिस्सा है, जिसने अभी लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के हाथों में हाथ डालकर दो बैलों का, वो युवाओं का जोड़ी बनकर प्रचार कर रहा था, अब उन दोनों ही जोड़ी के अंदर भयंकर लड़ाई चल रहा है। एक दूसरे के सिंग में सिंग फंसाकर खींचातानी में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तो पहले से ही कांग्रेस न 3 में है न 13 में, लगभग कांग्रेस को टीएमसी ने सफाचट कर दिया, जमीन पे भी नहीं बचा हुआ है। झारखंड में यही हाल है। झारखंड में चुनाव जीतने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ने डिप्टी सीएम का पद मांगा था, हेमंत सोरेन ने दुलत्ती मार के सीधा साइड कर दिया, बोला अगर मंत्री बनना है तो रहो, ना तो कोई जरूरत नहीं है, ना भी रहोगे तो भी कोई दिक्कत ना है। यह स्थिति कांग्रेस के सामने है इस समय। और उस कांग्रेस पार्टी का अधेड़ नेता, जिसके ऊपर कांग्रेसी अब तक भरोसा कर रहे थे कि यह आएंगी तो कुछ उपकार हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के ऊपर, उनका भी नियत ऐसा ही दिख रहा है कि वो आकर और कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क ही करेंगी। आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को बर्बाद करने को तो एक ही व्यक्ति काफी था, दूसरा आ गया तो कोई उम्मीद ही नहीं बचने का। देखिए आगे क्या होता है। लेकिन संविधान पर जो चर्चा हुआ, उससे जो तथ्य सामने आए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश के लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है, उसको सभी को सुनना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।